पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के दरमियान ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बाकी क्रॉलिंग करते हुए। कीचड़ और सरकंडों से हमारे जिस्म मिट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता न था कि हम भारत में कब दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद न था। हम बस आगे ही बढ़े कि एक नहर आ गई। हम एक एक करके नहर में उतरे। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ का किनारा खासा ऊंचा और 90 दर्जे का था। उस पर चढ़ने में खासी दिक्कत हुई। इस किनारे की पटड़ी पर बीएसएफ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त करती थी। हमें जल्द से जल्द इस पटड़ी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक हमें पटड़ी पर उल्टे कदमों चलना था कि अगर कोई हमारे पांव के निशान देखे भी तो ये समझे कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। पटड़ी से उल्टे कदमों गुजरकर हम खेतों की तरफ भागे। खेतों को दौड़कर पार करने के बाद हमने अपना सफर हनुमानगढ़ स्टेशन की तरफ जारी रखा। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमें गाड़ी की विसल की आवाज आई। ये भटिंडा जाने वाली गाड़ी थी। हनुमानगढ़ बिल्कुल छोटा सा स्टेशन था और अभी हल्का हल्का उजाला हुआ था। हम 4 साथी स्टेशन से जरा फासले से पटड़ी की दूसरी जानिब और 5वां साथी टिकट लेने स्टेशन की तरफ चला गया। गाड़ी गालिबन 1 या 2 मिनट वहां रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर गाड़ी की दूसरी तरफ हमें इशारा किया और हम दूसरी जानिब से गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के साथ ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें दरवाजे से गुजरते हुए टिकट थमा दिए और हम पांचों अजनबी बनकर एक ही डिब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौन घंटे बाद गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन था। हम एक एक करके उतरे, स्टॉल से पूरियां और चाय का नाश्ता किया और फिर 2 अलग अलग डिब्बों में बैठ गए। अब हमारी मंजिल भटिंडा जंक्शन थी, जहां से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। भटिंडा मगरबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन है। गाड़ी भटिंडा पहुंची तो हम स्टेशन से एक एक करके बाहर आ गए। अब हम सरहद से काफी दूर आ चुके थे। बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन भी बहुत कम हो गई थी। शहर छोटा सा था। हमने बाजार से शेविंग का सामान वगैरह खरीदा। शहर के एक होटल से हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। तकरीबन 9:30 बजे रात ट्रेन शादरा स्टेशन पर रुकी। दिल्ली में भी जमुना की मगरबी स्टेशन शादरा स्टेशन है, बिल्कुल लाहौर वाले शादरा स्टेशन की तरह। हमने उस स्टेशन पर से गाड़ी को छोड़ा और 2 टैक्सियां लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। हमारी बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन खासी कम हो चुकी थी। मैंने अपने साथियों को 2-2 के ग्रुप में दिल्ली में घूमने की इजाजत दे दी। हमने 2 दिन दिल्ली में घूम फिर कर गुजारे और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके देखे। मेरे साथियों को पुरानी दिल्ली में और मुझे नई दिल्ली में कयाम करना था। पाकिस्तान से आने वाले कॉन्टैक्ट से मिलने की जगह मीटिंग पॉइंट मैंने देखा और वहां से निकलने के मुख्तलिफ रास्ते भी ज़हन नशीन कर लिए। 2 रोज बाद मैंने साथियों को मुख्तलिफ औकात में कैरोनेशन होटल में चेक इन होने का कहा और खुद लोधी होटल का रुख किया। ये 4 स्टार होटल पाकिस्तान से ही मेरे लिए क़याम के लिए मुंतखब किया गया था। नई दिल्ली में इस होटल के करीब ही 5 स्टार अशोका और अकबर होटल थे और भारतीय बर्री, बहरी और हवाई अफवाज के हेडक्वार्टर्स भी इसी इलाके में थे। हम सब मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने से भी गुजरे। पाकिस्तानी सिफारत खाना इस्लामी तर्ज तामीर का बहुत अच्छा नमूना था, लेकिन उन दिनों बिल्कुल उजड़ा हुआ था। लोगों ने पत्थर मार मार कर बेशतर शीशे तोड़ दिए थे। सिफारत खाना बंद था और पुलिस का एक सिपाही रस्मी सा पहरा दे रहा था। अब हमें इंतजार था अपने कॉन्टैक्ट का, जिसने हमारी रवानगी के 10वें दिन हमें मिलना था और डाक देनी थी, जिसमें हमें मजीद हिदायत मिलनी थी। इस दौरान हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मैंने अपनी अक्सर शामें अशोका और अकबर होटल में गुजारनी शुरू कर दी। वहां शाम गहरी होते ही मुल्की और गैर मुल्की लोग आने लगते। गर्मी की वजह से इन मुकम्मल एयर कंडीशन होटलों में गहमा गहमी बढ़ जाती और मैं इन्हीं में से अपने मतलब के लोग तलाश करने लगता। अशोका और अकबर होटल में मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में जाता था कि किसी आला फौजी अफसर तक रसाई हासिल हो सके। इस तरह मेरी पहुंच उनके दफातर में भी हो जाए, फिर मुझे अपना काम मुकम्मल करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इस आला सोसाइटी में अफसरान आला की बेगमात भी बहुत मावन साबित हो सकती थी। अफसर आला बनने तक शौहर का दिल अपनी बीवी से भर जाता है और वो ढलती जवानी की आखिरी बहारें लूटने के लिए बेताब होती है। आला हिंदू माशरे और खुसूसन फौज में मगरबी असरात इतने बढ़ चुके हैं कि जोड़े आते तो इकट्ठे थे लेकिन वापस अलग अलग जाते थे और उनकी ये कमजोरी मेरी कामयाबी का रास्ता आसान कर सकती थी। अब
हम कांटेक्ट के मुंतजिर थे। मुकर्ररा दिन और वक्त पर मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। मुझे सख्ती से हिदायत की गई थी कि कांटेक्ट से सिर्फ मैं ही मिलूं और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक उस जगह पर इंतजार करूं। अगर कांटेक्ट ना आए तो वहां से फौरन गायब हो जाऊं और ठीक एक हफ्ते के बाद उसी जगह पर ठीक 15 मिनट तक इंतजार करूं। मैं मुकर्ररा वक्त से तकरीबन 10 मिनट पहले उस जगह के करीब पहुंच गया। खासा गुंजान इलाका था। मैंने करीब ही एक बुक स्टॉल पर मुख्तलिफ रिसाले देखने शुरू किए। मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले मुझे कांटेक्ट दिखाई दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और सब खैरियत के लिए लिबास पर मखसूस रंग के रुमाल लगाए हुए थे। दूसरी चेकिंग के लिए नजरें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी, जिसका जवाब में कांटेक्ट ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था और किसी खतरे की सूरत में भी रुमालों को हाथ में पकड़ना था। मैंने एक रिसाला खरीदा और वापस चल पड़ा। कांटेक्ट मुझसे चंद कदम पीछे था। आगे एक फ्रूट की दुकान थी। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट देखे और दाम पूछने शुरू किए। कपड़े का एक थैला मैं हमरा ले गया था। मैंने पहले 2 किलो आम लिए। दुकानदार ने कागज के लिफाफे में आम डाल कर दिए, जो मैंने थैले में डाल लिए। अब मैं बाएं हाथ में थैला पकड़े था। कांटेक्ट मेरी बाएं जानिब खड़ा था। मैंने दुकानदार से इलायची दिखाने को कहा और जो ही दुकानदार इलायची दिखाने के लिए उठा, फौरन कांटेक्ट ने एक पैकेट इंतहाई तेजी और फुर्ती से मेरे थैले में डाल दिया। उसके बाद मैंने कुछ इलायची ली और दाम देकर वापस चल पड़ा। कांटेक्ट ने भी मेरे जाने के बाद यकीनन कुछ फ्रूट जरूर खरीदा होगा। करीब ही से मैं एक टेम्पो में सवार हो गया और कुछ दूर जाने के बाद टेम्पो छोड़ा और बस ले ली। फिर बस छोड़ी और दोबारा टेम्पो में बैठ गया और अपनी रिहाइश तक पहुंचते पहुंचते मैंने करीबन 3 गुना ज्यादा सफर किया, इसलिए कि अगर मेरी सर्वेलेंस की जा रही हो तो मैं उसे झटक सकूं। होटल पहुंचकर मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और पैकेट खोला। पैकेट में 8 वर्क थे, जिनके एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ था और 10,000 भारतीय रुपए भी थे। मैंने मोमबत्ती जलाई और सफहात के सादा अतराफ को मोमबत्ती से गर्मी पहुंचाई। आहिस्ता आहिस्ता नारंगी रंग के हुरूफ उभरने शुरू हुए और 15 मिनट तक सारे सफहात की खुफिया रोशनाई से लिखी इबारत नुमाया हो गई। ये 8 वर्क हम 5 के लिए थे। खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करने और दिल्ली पहुंचने की मुबारकबाद दी गई थी। हौसले बढ़ाने के लिए अल्फाज की थपकी और मुझे एक नए मिशन को सब पर फौकियत देकर फौरी तौर पर उसे मुकम्मल करने का हुक्म था। मैंने जवाब लिखने के लिए पहले से तैयार करदा खुफिया रोशनाई से 2 सफहात लिखे और वर्कों की दूसरी जानिब इंग्लिश नज़मों के कुछ हिस्से लिखे। खुफिया रोशनाई अब कोई भेद नहीं। हम जो खुफिया रोशनाई इस्तेमाल करते थे वो प्याज या लहसुन या लीमू का पानी होता था। इससे कागज पर लिखा जाए तो सूखने के बाद कागज पर कोई निशान नहीं रहता और जब उसी कागज को गर्मी दी जाए तो लिखे हुए अल्फाज नुमाया हो जाते हैं। मुझे अगले दिन कांटेक्ट को एक दूसरी जगह 10 बजे मिलना और अपना पैकेट उसे देना था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे मैं मुकर्ररा जगह पर मिला और मैंने अपना पैकेट अपने कांटेक्ट के हवाले कर दिया। साथियों के खत मैंने कांटेक्ट के वापस जाने के बाद उन्हें दिए। हम अपने वतन से इस पहले राब्ते पर बहुत खुश थे। इन 8 वर्कों ने हमारे हौसले और बढ़ा दिए थे। हमने एक बार फिर अपने मिशन की तकमील के लिए तजदीद अहद की और थोड़ी देर बाद मैं अपने होटल में वापस आ गया। कवर के तौर पर मुझे भारत में एक चाय के बिजनेसमैन के तौर पर भेजा गया था। मैंने लिप्टन ग्रीन लेबल और ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल के 6 टिन लिए। रात को उनकी ब्लेंडिंग की और उन्हें अंदाजन 200 ग्राम के पैकेटों में बांधकर सॉल्यूशन टेप से बंद कर दिया। मैं मिशन की अमली तकमील के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था, लिहाजा रात भर मुख्तलिफ तरकीबें सोचता रहा। मेरे नए मिशन के मुताबिक मुझे अहमदनगर जाना था। पाकिस्तान में ब्रीफिंग के दौरान मुझे बताया गया था कि अहमदनगर भारतीय आर्मर्ड यानी टैंकों की ट्रेनिंग का मरकज है। इस ट्रेनिंग सेंटर में आर्मर्ड कोर के जवानों को न सिर्फ पहले से मौजूद टैंकों और उनकी गनों को चलाने की मशक कराई जाती है, बल्कि रूस से दरामद शुदा टी सीरीज के नए टैंकों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। छतों या शादियों पर हवाई फायरिंग करने वाले माहिर निशानची या माहिर असलहा हरगिज नहीं हो सकते। दौरान जंग सामने से आती हुई हजारों लाखों गोलियों, बमों, गर्दो गुबार, धुएं, रात दिन की तमीज किए बगैर पानी, कीचड़ और बारिश में असलहे का ठीक ठीक इस्तेमाल और निशाना लगाना, असलहा खोलना, साफ करना और फिर जोड़ के ठीक ठीक निशाना लगाने वाला ही माहिर कहला सकता है। इस हकीकत को मानने से मैं कभी इनकार नहीं करूंगा कि भारतीय फौज अगर तरबियत में हमसे बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है।
बर्र सगीर पर मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी ने उन्हें कम हिम्मत बना दिया था और 65 की जंग में उदूई लिहाज से बहुत कम पाकिस्तानी अफवाज ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन 71 की जंग में पाकिस्तान को दोलख्त करके 90,000 पाकिस्तानी अफवाज को कैदी बनाकर उनके मुर्दा हौसलों में जान पड़ गई थी और वो फिर से अखंड भारत का ख्वाब देखने लगे थे। मेरा मिशन ये था कि मैं अहमदनगर की ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नए दरामदी टैंकों के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल करूं कि कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ किन टैंकों पर ट्रेनिंग हासिल कर रही है। इसके अलावा ये भी मालूम करूं कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ये रेजिमेंट्स कहाँ जाएंगी और किन इन्फेंट्री डिविजन्स के साथ इनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरी तरह एहसास था कि ये मालूमात पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। अगर आप हमारे जांबाज सिपाही की मजीद कहानी सुनना चाहें तो बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें लाजमी बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम आपकी राय जानने के लिए मुंतजिर रहेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।